हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम एक एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टीयर 1 का पेपर डिस्कस करेंगे जो 2015 का पेपर है। लास्ट ईयर तक होता क्या था कि 50 क्वेश्चंस आते थे। इसी साल जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम ईच सेक्शन। तो जो 2015 का पेपर था 50 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिए हैं और आपके साथ मैं आज उसको भाई डिस्कस करूंगा। जैसे टाइम एंड वर्क के दो हैं, एवरेज के दो हैं, जो मेरे को लगा है इंपॉर्टेंट है। जैसे एडवांस मैथमेटिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, परसेंटेज या प्रोपोर्शन वही रहेगा। पहले भी एडवांस मैथमेटिक्स ज्यादा आता था, अब भी जो है एडवांस मैथमेटिक्स ज्यादा आएगा। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक उन्होंने डिलीट नहीं करा है, उतने ही टॉपिक है, सेम है। जस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फर्क आया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने कम करे हैं और टाइम भी कम करा है। फाइन, तो स्टार्ट करते गए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers are in the ratio 1:2:3 and their SCF is 12। तो SCF का मतलब क्या हुआ? SCF का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। भाई 3 नंबर थे जिसमें सबसे बड़ा जो मैं बाहर निकाल सकता था वो क्या था? 12 था। यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो मैं तीनों में से कॉमन निकाल सकता था दैट इज 12। निकालने के बाद क्या बचा? 1:2:3। तो निकालने के बाद बचा है 1:2:3। तो 12 को अगर अंदर डाल देते हो, यानी कि 12 को जो बचा हुआ था उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास नंबर्स वापसी मिल जाएंगे। यानी कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इजी है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको हार्डली 20 सेकंड्स लगाने, 20 सेकंड्स भी बहुत टाइम है। आपको जस्ट विद इन 5 to 6 सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1:2:3 में रेशो थी, यानी कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई 12 के साथ कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई 12 के साथ कर देता हूं, इसको भी मल्टीप्लाई 12 के साथ कर देता हूं, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। यानी कि 12 आपने सबसे बड़ा नंबर निकालने के बाद क्या बचा? 1 2 3। ओके, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा? 12 आ गया, यहां पे 24 आ गया, यहां पे 36 आ गया, यहां पे तो ऑप्शन नंबर 4 चूज करें। फाइन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने शायद जो पेनड्राइव कोर्स है उसमें भी कराया था। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स। तो मैं इसको दोनों तरीकों से आपको बता दूंगा, एलिगेशन के मेथड से भी बता दूंगा और वो जो मेथड था अपना कि इतने पैसे को लाया या इतने पैसे को लेके चला गया, उस मेथड से भी इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले उसी जो ट्रेडिशनल मेथड था उसे समझते हैं कि कुछ बंदे थे उनके पास जो एवरेज पैसा था वो क्या था? 12.4 रुपए। अब 5 बंदे नए आए, ध्यान से सुनना, 5 बंदे नए आए और वो अपने साथ 26 रुपए लेके आए हैं। यानी कि 5 बंदे एक्स्ट्रा आए हैं, वो अपने साथ 26 रुपए लेके आए हैं और उनके आने से फर्क क्या पड़ा कि सबकी एवरेज जो है 0.4 से कम हो गई। तो कम का मतलब क्या हो गया? ये 26 रुपए कम लेके आए हैं, यानी कि 26 रुपए जो लेके आए हैं वो कुछ कम पड़े हैं, तो इन्होंने बाकी बंदों से उधार ले लिया है। 0.4 से कम होने का मतलब क्या हो गया? नई वाली एवरेज क्या बन गई है? 12। तो 12 का मतलब क्या हो गया? भाई इन 5 बंदों को भी 12 के हिसाब से पैसा लाना था। मैंने एवरेज में एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है वो एक ही बताई है कि कितना पैसा गया है और कितना पैसा वापसी आया है। ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पे जो है 12 रुपए के हिसाब से इन पांचों बंदों को, यानी कि 12 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 60। यानी कि 60 रुपए लेके आने थे वो लेके आए हैं 26। तो कितने कम लेके आए हैं? 34 रुपए कम लेके आए हैं। अब जो कम लेके आए हैं ये 34 रुपए जो कम पड़े हैं, इसके लिए उन्होंने क्या करा? इन एक्स बंदों से बराबर बराबर उधार ले लिया। जब एक्स बंदों से बराबर बराबर उधार लिया है तो हर एक की पॉकेट से 0.4 रुपीस कम हुए हैं। तो इसमें से मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर मैं इसको 0.4 से डिवाइड कर देता हूं तो आपको मिल क्या जाएगी? x की वैल्यू। तो यहां पे x की वैल्यू जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 85। तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फाइन, तो इजी कॉन्सेप्ट है। एवरेज का जो वीडियो है उसको चेक करना, अगर आपने नहीं देखा है अब तक उसको जरूर देखना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है एवरेज का। उसमें ये सारी चीज मैंने आपको समझाई है कि कितना पैसा आया है या फिर कितना पैसा गया है। ठीक है, इसको एक बारी एलिगेशन से और समझ लेते हैं। यानी कि 12.4 पहले एवरेज थी, ठीक है, 12.4 पहले एवरेज थी और नई एवरेज क्या बन गई है? 12। यानी कि 0.4 से एवरेज गेट डिक्रीज्ड, तो 0.4 से कम हो गई है तो नई वाली एवरेज बन गई है 12। एक चीज यहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप यहां पे एवरेज ले रहे हो, यहां पे भी आपको एवरेज ही लेना पड़ेगा और यहां पे भी आपको एवरेज ही लेना पड़ेगा। यानी कि 26 रन जो ये आए हैं, आप यहां पे 26 नहीं लिख सकते हो। 26 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? आपको 5 से।
तो एलिगेशन में ये वाली चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है और बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेशन के साथ समझनी है कि यहाँ पे यूनिट आपको सेम रखनी है। यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे एवरेज है, तो यहाँ पे भी एवरेज। ठीक है, तो 12.4 में से 12 माइनस करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4, और इसमें से ये माइनस कर दिया है तो 12 में से आपको 26 डिवाइडेड बाय 5 माइनस करना पड़ेगा। 12 पंजे 60 हो गया, 60 माइनस 26/5, तो यहाँ पे क्या आ गया 34/5। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, यानी कि ये वाला फंडा आपको निकालना है। तो ये वाली वैल्यू तो पता है ना आपको भाई, उसने क्या बोला, टेक 5 विकेट्स फॉर 26 रन, तो इसको आपको 5 बनाना है। तो इसको 5 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, यानी कि 0.4 को अगर आपको 5 बनाना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 0.4। तो 5 डिवाइडेड बाय 0.4 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपने इस वाले नंबर को 5 डिवाइडेड बाय 0.4 से मल्टीप्लाई करा है तो इस वाले नंबर को भी 5 डिवाइडेड बाय 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से 5 कट गया, 34 डिवाइडेड बाय 0.4, आंसर इज 85 विकेट्स। तो यहां से भी आंसर 85 आया और वहां से भी आंसर 85 आया। जो सा भी मेथड आपको समझ में आता है। एलिगेशन के साथ दिक्कत यह है कि एलिगेशन जो एवरेज में भी रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें एलिगेशन का यूज नहीं कर पाओगे। एलिगेशन में तभी यूज कर सकता हूं कि कुछ बंदे आए हैं, कुछ बंदे गए हैं, उसी केस में मैं एलिगेशन का यूज कर सकता हूं। बट ये जो बैटिंग और बॉलिंग वाले या एजेस वाले क्वेश्चन रहते हैं एवरेज में, वो मैं एलिगेशन से इजीली जल्दी से निकाल सकता हूं। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एवरेज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 5050, यानी कि पी और क्यू को मिलाते हो तो एवरेज क्या आती है 5050। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या दिया है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू प्लस आर। तो क्यू प्लस आर को मिलाते हो तो एवरेज क्या बन जाती है 6250। यहां से चीज को समझना, तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द रिप्लेसमेंट, यानी कि पी को आपने बाहर निकाला, आर को आप ले आए, फाइन। तो सिंपल सा फंडा है भाई, इससे और इसमें डिफरेंस क्या है कि इस वाले केस में पी नहीं है बट आर है, तो पी को रिप्लेस करा है किससे, आर से। तो पी को रिप्लेस करा है आर से, मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो एवरेज बढ़ी है वो बढ़ गई है 1200 रुपए से। तो 1200 रुपए का मतलब क्या हो गया भाई, अगर सिंपल सा फंडा है, जितने पैसे पी के पास है, ठीक है, अगर जितने पैसे पी के पास है उतने ही पैसे आर के पास भी होते तो एवरेज में फर्क नहीं आता भाई। आर उससे कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है ना, एक्स्ट्रा लेके आया है तभी उसने एवरेज बढ़ा दी है। तो एवरेज जो है वो 1200 रुपए से बढ़ा दी है, दोनों की पॉकेट में भी, इसकी पॉकेट में भी 1200 रुपए गए हैं और इसकी पॉकेट में भी 1200 रुपए गए हैं। मतलब इन टोटल जो आर है वो 2400 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया था भाई। फंडा इज क्लियर, इन टोटल जो आर था वो 2400 रुपए फालतू लेके आया था। और अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, and the average monthly income of P and R is 5200। तो अगली स्टेटमेंट आपको दी है कि P और R की जो एवरेज है वो 5200 है। तो एवरेज अगर 5200 है तो सम क्या बन जाएगा, अभी दो लोगों की एवरेज दी है, तो 5200 को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 10,400। ठीक है, तो इसमें से भी अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब जो आर था वो पी से 2400 रुपए एक्स्ट्रा है, तो पी अगर पी पैसा लाया तो आर जो है पी प्लस 2400 रुपए लाएगा भाई। सिंपल है ना भाई, इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन। तो यहां पे क्या मिल जाना चाहिए आपको 10,400, तो यहां पे 2p बन जाएगा 8000, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहां पे मैं इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता था, बट इक्वेशन से वही केस है, आपको टाइम ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब एवरेज के जो क्वेश्चन है, एवरेज इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ है, बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं अगर 100 क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, फिर भी आप कहोगे सर ये 102वां क्वेश्चन है जो बिल्कुल अलग है, इसको बता दो। यानी कि यू हैव टू फील द क्वेश्चन, यू हैव टू फील मी, कि मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन में, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। मेरे से आपको सोच मेरी लेनी है, मेरा करने का तरीका भूल जाओ कि किस तरीके से सर ने कराया था, इसको याद करोगे, जिंदगी भर आप याद नहीं कर पाओगे। मेरी सोच समझो कि मैं क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे पकड़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द
like a logical question. In an examination 19% student failed in the mathematics. यानी कि मैथ में जो बच्चे फेल हुए हैं वो 19% फेल हुए हैं. जितने भी यानी कि 100 बच्चों में से 19 बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं. अब यहाँ पे एक चीज समझना, 19 स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स. उसने ऐसा नहीं बोला है कि 19% स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली मैथमेटिक्स. यानी कि 19 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं. भाई वो इंग्लिश में पास है नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट वो मैथमेटिक्स में फेल है. ठीक है. और अगली लाइन उसने क्या दी है, 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश. यानी कि 10% बच्चे, यानी कि 100 में से 10 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में फेल हुए हैं. अब वो मैथमेटिक्स में फेल है नहीं है, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में भी फेल होंगे. ठीक है. वो अगली लाइन में उसने दिया है कि इफ 7% ऑफ ऑल स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स. यानी कि 7% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में ही फेल हुए हैं. यानी कि वो जो 7% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें भी काउंट हो चुके हैं और वो इसमें भी काउंट हो चुके हैं. भाई चीज समझ में आई या नहीं है? भाई 19% स्टूडेंट्स में से 19 बच्चों में से 7 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं. यानी कि मैथ में तो फेल है ही, वो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं. यानी कि यहां से अगर मैं देखता हूं तो ओनली मैथमेटिक्स में कितने बच्चे फेल हुए, क्योंकि 19 बच्चे तो ऐसे थे जो मैथमेटिक्स में फेल थे. अब मैं पूछ रहा हूं आपसे ओनली मैथमेटिक्स, तो 7% आपको बच्चे माइनस करने पड़ेंगे ना. भाई 19 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 12. यानी कि 12 बच्चे ओनली मैथमेटिक्स में फेल हैं. इसी तरीके से निकाल लेते हैं ओनली इंग्लिश का. ओनली इंग्लिश का उसने क्या दिया है, 10% फेल्ड इन इंग्लिश, जिसमें से 7% बोथ में फेल है. यानी कि ये 7% आपने इसमें भी काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया, तो इट इज अ डबल काउंट है. ठीक है. इसको बाद में ऐड कर लेंगे भी 7% को. ठीक है. तो यहां पे 10 में से 7 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 3. अब ले लो बोथ वाले, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं, 7. तो मेरे को जो डेटा मिल चुका है, यानी कि ये अगर प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 22. यानी कि 22 बच्चे ऐसे हैं जो भाई कम से कम एक पेपर में तो फेल है. वो चाहे इंग्लिश हो, वो चाहे मैथ हो, वो चाहे दोनों हो, कम से कम एक पेपर में 22 बच्चे फेल है. ठीक है. इसके बाद उसने क्वेश्चन क्या पूछा, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं या ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में ही दोनों सब्जेक्ट में पास है. ठीक है. दोनों सब्जेक्ट में पास है. यानी कि 22% आपको मिल चुके थे ऐसे जो कम से कम एक ना एक सब्जेक्ट में पास है. तो 100 में से, क्योंकि परसेंट इज ऑलवेज काउंट एज 100, तो माइनस कर दोगे 22 तो क्या आ जाएगा, 78% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही पास है. ठीक है. तो आंसर क्या बन गया, 4th. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ठीक है. मैं यहां पे टाइम लगा रहा हूं बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूं. ठीक है. आपको एग्जाम में जाके अगर ऐसा क्वेश्चन आता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको जल्दी से निकालना है भी. ठीक है. इतनी कैलकुलेशन आपको यहां पे नहीं करनी है, इतनी कैलकुलेशन पेज में नहीं करनी है. ये आपको माइंड के अंदर सोच लेना है कि 19 में से 7 माइनस करना है, 10 में से 7 माइनस करना है. you have to make your mind fast. ठीक है. उसको जल्दी चलाओ भी उसको. ठीक है. बहुत सालों से उस पर जंग लगा पड़ा है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है. नाउ इट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो मोटरिस्ट ट्रेवल अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर. यानी कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया उसने दिया है 1476225 एट 36 किलोमीटर पर आवर. ही रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन. यानी कि उसको बाउंड्री पे चलना है. यानी कि उसको बाउंड्री पे चलना है, तो बाउंड्री पे चलने का मतलब क्या हो गया, वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड द साइड, और साइड फाइंड करने के लिए ये जो है वो साइड का स्क्वायर है. भाई इजी है ना. यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको दिया है. यानी कि अगर मैं इसको ए मानता हूं, ठीक है, ये ए है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1476225. तो ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है. इसका शॉर्टकट मैं आपको समझा देता हूं. स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले आपको देखना है कि ये 5 किस किस के स्क्वायर के लास्ट वाली डिजिट बन सकती है. मतलब कौन से नंबर के लास्ट वाली डिजिट में 5 आ सकता है. जस्ट टेल मी द 1 डिजिट नंबर. तो 1 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा बन गया, 5. यानी कि जो भी आंसर आएगा, जो भी ए की वैल्यू आएगी, उसमें लास्ट में 5 होगा. ठीक है. एक चीज क्लियर है. ठीक है. अब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो. यानी कि इसको काट देते हैं, 25 हटा देते हैं. अब ये वाला आपको ढूंढना है. नाउ दिस इज अ हार्ड टास्क बिकॉज़ नंबर बहुत बड़ा है. यानी कि 14762 आपको देखना है कि 14762 से छोटा स्क्वायर कौन सा बन सकता है. फाइन. 14762 से छोटा स्क्वायर कौन सा आ सकता है. तो यहां पे एक चीज आप जो आइडिया से लगा सकते हो भाई, मतलब यहां पे 120 का स्क्वायर क्या बनेगा.
120 का स्क्वायर बन जाएगा 14400। फाइन, 120 का स्क्वायर बन जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे 121 तक तो चला जाएगा ना भैया, यानी कि 121 का जो स्क्वायर होगा वो 14762 से कम होगा। 121 का स्क्वायर हुआ 14641। फाइन, यानी कि 121 का, अब यहां से जो है 121 का स्क्वायर क्या बन गया 14641, और जो इससे छोटा है, यानी कि आपको ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो 14762 से छोटा हो। तो यहां पे क्या मिल गया 121, तो 121 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1215 इज द राइट आंसर, यानी कि इसकी साइड क्या मिल गई 1215। तो यहाँ पे भी 1215, यहाँ पे भी 1215, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1215। ठीक है, तो उसको बाउंड्री पे घूमना है, यानी कि वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 4860। फाइन, तो पेरीमीटर आ गया 4860 मीटर्स। ध्यान देना, दिस इज इन मीटर, ये भी मीटर है एंड ऑल साइड्स इन द मीटर। ठीक है, 4860 मीटर्स, बट यहाँ पे जो स्पीड दी है वो क्या दी है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस इन मीटर्स है। ठीक है, डिस्टेंस मीटर्स में है तो स्पीड शुड बी इन द मीटर पर सेकंड। तो 36 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये चला जाएगा 2 पे, यानी कि 10। तो 10 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 486 सेकेंड्स। तो 486 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया अभी, तो आंसर यहां से क्या बन जाएगा 8 मिनट 6 सेकेंड्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा 8 मिनट 6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फाइन गाइस, ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A sum of rupees 800 amounts to 920 in 3 years, यानी कि 3 साल में जो है 800 रुपए का क्या बन गया 920 रुपए बन गया, यानी कि 120 रुपए ब्याज मिला है, 120 रुपए ब्याज मिला है 3 साल के अंदर। ठीक है, तो यहां से इंटरेस्ट भी निकाल सकता हूं, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, एक जो है साल का भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बट उसने क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है, द रेट इज इंक्रीज बाय 3% पर एनम, व्हाट विल बी द सम अमाउंट टू इन द सेम पीरियड, यानी कि इंटरेस्ट की जो दर है वो 3% से बढ़ा दी, तो 3% से बढ़ाने का मतलब क्या होगा भी, अब 800 का 3% और निकालना पड़ेगा भी। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसने क्या दे दिया, अगर मैं 3% से बढ़ा देता हूं तो बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा भी 24 रुपए 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। उसने बात कितने साल की करी है 3 साल की करी है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 3 साल से, तो आंसर क्या आ जाएगा 72, यानी कि 72 रुपए उसको ज्यादा मिलेंगे भी। 920 तो मिल ही रहे थे ना, 920 तो मिल ही रहे थे, बट विल बी द सम अमाउंट टू इन द सेम पीरियड, यानी कि सम अमाउंट आपको निकालना है। 920 तो मिल ही रहे थे, 72 उसमें जोड़ दोगे आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 992, यानी कि 992 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The table is sold at a profit of 13%. If it is sold for ₹25 more, यानी कि अगर मैं 25 रुपए ज्यादा में बेचता हूं तो प्रॉफिट मेरे को 18% होता है। सिंपल क्वेश्चन है भी, आपको लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि जो उसका गैप है गैप से खेला गया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा था वो 13% का हो रहा था, 25 रुपए बढ़ा देता हूं तो प्रॉफिट 18% मिल जाता है, यानी कि जो 5% की बढ़ोतरी हुई है अभी ये 25 ने करी है या नहीं करी है, सिंपल सा लॉजिक हुआ ना। और प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 5% निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा 25 रुपए। तो यहां से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ गई 500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे 25 क्वेश्चन का पेपर है, 25 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स वाले सेक्शंस में आएंगे, तो 25 क्वेश्चंस में से वो मेरे हिसाब से जो मेरा अंदाजा है वो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड देगा, वो 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो इजी देगा, या 10 से 12 भी नहीं तो थोड़ा सा कम कर सकते हो आप, 8 से 9 जो है लगा सकते हैं। तो 8 से 9 क्वेश्चन वो इजी देगा, बाकी के वो क्वेश्चन देगा मॉडरेट। तो जो फंडा है, जो एग्जामिनेशन का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो फंडा क्या है, आपको जस्ट ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है, आपको जस्ट ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको बाकी बच्चों से अच्छा करना है। बाकी बच्चों से अच्छा करोगे तब अंदर जाओगे भी। यहाँ पे स्कूल टाइम वाला हिसाब नहीं है कि 96% ले आए या 90% ले आए। आप 90% लेके आए हो, अगर 5% बच्चे भी 91% ले आए हैं तो आप गए फिर, ठीक है, आप बाहर हो वो अंदर है। तो
तो यहाँ पे जो फंडा रहता है वो क्या रहता है, अभी ये बच्चे या ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 90% बच्चे ठीक करते हैं, यानी कि इजी प्लस मॉडरेट, इनको हर एक बच्चा करके ही आता है बिकॉज इजी है। अब वो करके आते हैं तो वो सोचते हैं अरे मैं तो सर इतने क्वेश्चन करके आया हूं, मेरे तो 25 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। बट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज उन्होंने ये वाले क्वेश्चन नहीं छुए हैं। जब तक आप हार्ड क्वेश्चन नहीं करोगे, यानी कि ये हार्ड क्वेश्चन वो वाले हैं जो 90% बच्चे नहीं करेंगे, भाई आपको तो करने पड़ेंगे ना अगर आपको अंदर जाना है। अगर आपको उन जो 10% वाले बच्चे हैं, जो 10% जो इन 90% के अलावा जो 10% बच्चे जो है बचे हैं, अगर उनमें आपको आना है तो ये 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे भी आपको, ये तो करने ही पड़ेंगे। मतलब 20-22 क्वेश्चन तो जो इजी वाले हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, बट ये 3-4 क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन है ये आपकी रैंक बढ़ाते हैं, ये आपको बाकी बच्चों से अच्छा बनाते हैं, यानी कि एग्जामिनर के माइंड में प्रूव करते हैं हाँ ये बच्चा स्ट्रांग है। फाइन। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो फंडा है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना इजी नहीं है, वो बोर्ड वाला हिसाब किताब नहीं है जैसे 12th बोर्ड में होता है। मैं 96% ले आया बच्चा, 96% कई बच्चों के आ सकते हैं ना, बट रैंक फर्स्ट एक की आएगी भाई, वो बहुत सारे बच्चों की नहीं आ सकती है। एक चीज को समझो, तो बाकी बच्चों से अच्छा परफॉर्म करना है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार समझते हैं। मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√3, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी मीडियन, इतना आपको पता रहना चाहिए, मीडियन जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट टू मीडियन रहती है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है उसको मैं मीडियन भी कह सकता हूं। इसके ट्राइंगल के चारों सेंटर इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम के सेम रहते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड द सेंट्रोइड। तो हाइट इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है। मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√3। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए साइड, यानी कि ये वाली साइड मिल गई तो मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकता हूं। अब हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, a√3 डिवाइडेड बाय 2। फाइन, a√3 डिवाइडेड बाय 2, और आपको हाइट क्या दी है 6√3, तो 6√3 किसके बराबर आ गया, a√3 डिवाइडेड बाय 2। √3 से √3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 12, यहां पे क्या आ जाएगा 12। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3a² डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पे a² क्या बन जाएगा, यानी कि √3 तो √3 बन गया, a यानी कि 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 4, तो 36 से ये कट जाएगा, आंसर क्या बन गया 36, √3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फाइन गाइस, तो जस्ट यू इन द ज्योमेट्री पार्ट, वो चाहे मेंसुरेशन हो, वो चाहे आपका सर्कल हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी ज्योमेट्री में कुछ भी हो, इट इज ऑल अबाउट थ्योरम्स। थ्योरम्स आपको याद रहनी चाहिए, यू हैव टू क्रैम, इसमें आपको याद करना है बेसिकली, ठीक है। इसमें कोई समझने वाला पार्ट नहीं है, इसमें ये फॉर्मूलाज आपको याद करने भी, हाइट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फाइन, ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज कम एज अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन सबको पता होंगे भी, जो एसएससी का फॉर्म भरा है सबको पता रहने चाहिए। x+1/x वाली जो सीरीज है, जो क्वेश्चंस हैं वो करीब करीब में, जब लास्ट ईयर तक जो 50 क्वेश्चन का पेपर हुआ करता था, जो मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आते थे, मैं उसमें से बोलता था कि भी x+1/x के कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और 25 क्वेश्चन हुए हैं तो उसका हाफ कर दो, 2 क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको समझो, मतलब हाउ विल यू सॉल्व, हाउ विल यू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ विल यू टैकल पर्सनली दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a+1/a क्या मिल जाएगा आपको √3। भाई अगर मैं यहाँ से ये हटाता हूं तो यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, तो a+1/a क्या मिल गया आपको √3। नाउ यू जस्ट नीड टू फाइंड a³ + 1/a, सिंपल है ना। तो यहाँ पे a+1/a आपको पता है, a³ + 1/a³ आपको निकालना है, तो आंसर क्या बनना चाहिए, इसका फॉर्मूला है भी, अरे डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगा, यानी कि n⁻³ - 3 है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, जब भी मेरे को क्यूब करना हो, ठीक है, क्यूब करना हो, इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने कोर्स में आपको बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n³ - 3 है, यानी कि n क्या होता है, n ये है, n जो है ये है, इसमें बहुत सारे केसेस है गाइस, बिलीव मी। यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे वो ना प्लस पूछ लेता है,
यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे वो माइनस पूछ लेता है, यानी कि बहुत सारे इसके अलग अलग टाइप के स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, क्यूब का, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, सिक्स पावर, इवन क्वेश्चन ऐसे बने हैं वो 105 पावर भी उसने पूछी है, यानी कि x की 105 पावर प्लस 1/x की पावर 105। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन इजी है, √3 का आपको क्यूब करना है और -3√3 करना है, तो √3 का क्यूब क्या बन गया 0 -0, आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, this is also from triangle. If the perimeter of an equilateral triangle is 18 cm, यानी कि पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, 18 पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। ठीक है, देन लेंथ ऑफ द ईच मीडियन, अब सारी की सारी मीडियन बराबर है, किसी की भी निकाल दो, वो लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसी वाले क्वेश्चन को उल्टा करके आपको सॉल्व करना है। मतलब वहां पे मीडियन दी थी, आपको साइड निकालनी थी, यानी कि यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया, बट साइड के थ्रू ही आपने एरिया निकाला था। यहाँ पे आपको साइड पता है, उल्टा क्या निकालना है, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मीडियन का फॉर्मूला या हाइट का फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो मीडियन यहाँ से खींचोगे। एक चीज ध्यान रखना, जस्ट हाइट इज इक्वल टू मीडियन, यानी कि हाइट और मीडियन जो है बराबर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अभी ये क्या आ गया 3, और यहाँ पे भी 3, बिकॉज दिस इज द मीडियन, तो इस वाली साइड को दो बराबर बराबर हिस्सों में काटेगी। ठीक है, तो यहाँ से अब ये वाली साइड आपको निकालनी है, मतलब यू जस्ट नीड टू फाइंड x, तो पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, तो 27 क्या हो गया 3√3, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो क्वेश्चन आप कई तरीकों से बना सकते हो भाई, एग्जाम में जैसा दिमाग चले। ठीक है, क्वेश्चन, बट एक चीज ध्यान रखना भी, क्वेश्चन देखते ही उसका पाथ आपके पास तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन आया है, मेरे को इस तरीके से सॉल्व करना है, उस वक्त कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, अरे इसको x मान के सॉल्व करे, अरे इसमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करे, वो वाली चीज नहीं चाहिए। वो वाली चीज आ गई तो फिर सब कुछ बर्बाद है। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दोगे, कभी इस पे जाओगे, कभी उस तरीके से सॉल्व करोगे। एक तरीका अपना पकड़ो, उसी तरीके से ही वो क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो इजी। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 50% एंड द हाइट इज इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, जो परसेंटेज वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाया था, सिलेंडर इज डिक्रीज, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर जो है 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है, एच 1 बारी मल्टीप्लाई हुआ है। चाहे रेडियस बढ़ा लो घटा लो भी, ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा ना। अगर आप नया फॉर्मूला भी लगाते हो तो 1/3 पाई तो सेम रहेगा। फाइन, तो यहाँ पे आपको इससे मतलब है, यानी कि चेंज जो आएगा वो इसमें आएगा r मल्टीप्लाई h, तो इसको भी 100 मान लेते हैं, इसको भी 100 मान लेते हैं और इसको भी 100 मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रेडियस के साथ क्या हुआ है, रेडियस जो है 50% से कम हो गया, यानी कि रह गया 50। दूसरे वाले रेडियस के साथ भी क्या हुआ है 50, और तीसरा यानी कि तीसरा 100 मतलब हाइट, तो हाइट के साथ क्या हुआ है, ये बन गया 150। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, यहां से भी कट जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1000, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 375। यानी कि पहले एरिया क्या था 1000 था, अब जो एरिया है वो क्या हो गया है 375। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 37.5% रह गया, तो 37.5% रह गया, तो चला कितना गया 62.5%, तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे वो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, देन द चेंज इन द परसेंटेज, देन द चेंज इन द वॉल्यूम, और वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मच वॉल्यूम रिमेन, तो उस केस में आंसर क्या बनेगा 37.5%, हाउ मच चेंज इन द वॉल्यूम, आंसर क्या बन जाएगा 62.5%। फाइन, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अलजेब्रा वाले सेक्शन में, मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्के से मिल ही जाएगा, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज अलग से कर दो, इसको अलग से कर दो, इसको अलग से कर दो, फिर जो भी वैल्यूज आएगी उसको प्लस माइनस कर दो। तो एक बार ही देखते हैं, 3√2
डिवाइडेड बाय रूट 3 डिवाइडेड प्लस रूट 6। तो रैशनलाइज करने के लिए रूट 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस रूट 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 6। ठीक है, तो नीचे अगर आप देखते हो तो इसको जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 3। उससे कोई फर्क तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्लस का सिंबल है। रूट 3 प्लस रूट 6 बोल लो या रूट 6 प्लस रूट 3 बोल लो। तो नीचे आ जाएगा आपके पास 3 और ऊपर आ जाएगा 3 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 6 माइनस रूट 3। तो 3 से 3 कट गया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा रूट 12 माइनस रूट 6। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई फर्स्ट वाली इक्वेशन की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरे वाला भी रैशनलाइज कर लेते हैं। 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस रूट 2। तो नीचे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4 रूट 3, अंदर बच गया रूट 6 माइनस रूट 2। तो 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 18 माइनस 3 दूनी 6। तो ये आ गई दूसरी वाली इक्वेशन। देन यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो लास्ट वाली जो आपको कंडीशन मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो रूट 18 माइनस रूट 12। ठीक है, तो ये वाली आ गई लास्ट वाली। अब फर्स्ट वाली थी, ठीक है, इसमें माइनस का सिंबल था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ पे प्लस का सिंबल था तो ये एज इट इज रहेगा प्लस रूट 18 एंड माइनस रूट 12। अब अगर देखते हो तो रूट 18 से रूट 18 कट गया, रूट 6 से रूट 6 कट गया और यहाँ पे 12 था तो माइनस 12 से प्लस 12 कट गया। तो आंसर क्या मिल गया 0 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ज्यादा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट अलग अलग इसको करके अलग अलग इसको ब्रेक करके रैशनलाइज करना है, दैट्स ऑल। इसमें कोई ज्यादा आपको एल्जेब्रा वाली चीज नहीं लगानी है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की मैं शीट करा रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये वाला a प्लस 1 बाय a इज इक्वल टू रूट 3। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बन जाता है इस टाइप का, एक इस टाइप का आ जाता है कि a की पावर 105 प्लस 1 बाय a की पावर 105। ठीक है, तो पहले ये वाला करा देता हूं फिर इसको करा दूंगा। तो यहाँ पे a प्लस 1 बाय a इज इक्वल टू रूट 3 आपको दिया है। तो कभी भी इज इक्वल टू में कभी भी आपको रूट में कुछ दिया हो, रूट 2 दिया हो, रूट 5 दिया हो, रूट 7 दिया हो, रूट 6 दिया हो, तो अगर इस टाइप की इक्वेशन आती है या पावर कोई बहुत बड़ी आपसे पूछ लेता है कि a की पावर 215 प्लस डिवाइडेड प्लस 1 बाय a की पावर 215, तो उस केस में आपको यहां पे कुछ ना कुछ यानी कि a की पावर प्लस 1 बाय a की पावर कुछ इज इक्वल टू बनना चाहिए 0। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे रूट 3 को हटा के आपको लाना है 0। अब वो कुछ पावर करनी पड़ेगी भी, a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब पे बन सकता है 0, a की पावर 4 प्लस 1 बाय a की पावर 4 पे भी बन सकता है 0। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन सी पावर करने के बाद यहां पे मिल जाता है 0। तो अगर आप इसका क्यूब करते हो तो a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब करोगे तो क्या मिल जाएगा 0, बिकॉज क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n क्यूब माइनस 3n। ये वाली कंडीशन शायद मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जिसमें आया था कि a प्लस 1 बाय रूट 3 मिल गया था, क्यूब का निकालना था। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो कि रूट 3 का क्यूब माइनस 3 रूट 3। तो आंसर क्या मिल जाएगा 0। तो 0 मेरे को किस पे मिला है, a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब। अब इसके बाद देखते हैं a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब का मिल चुका है आपको 0। तो यहां से अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, a की पावर 6 इज इक्वल टू -1। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि a की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर इस वाली कंडीशन में आप देखते हो तो सारी पावर जो है वो 6 के मल्टीपल है। भाई a की पावर 18 है, उसको मैं 6 की पावर में ब्रेक कर सकता हूं। a की पावर 12 है, उसको भी मैं 6 में ब्रेक कर सकता हूं। a की पावर 6 है ही और प्लस 1 आपको दिया है। तो यहां पे अगर देखते हो तो a की पावर 18, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 6 का होल क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 6 का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी a की पावर 6 में है और यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो a की पावर 6 अगर -1 है, -1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा -1। फिर उसके बाद आ गया -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 मिल जाएगा। यहां पे आ गया -1, यहां पे आ गया +1। तो -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा आपको 0।
ना इस वाले क्वेश्चन पे आओ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। ओके, तो यहां पे हमने जो रिजल्ट निकाला था वो क्या निकाला था, a की पावर 6 इज इक्वल टू -1। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि a की पावर 105 प्लस डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 105। वीडियो को पॉज करो, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसको मैं मतलब इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब a की पावर 6 आपको -1 पता है, तो a की पावर 6 से a की पावर 105 कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक तरीका तो ये है कि a की पावर यानी कि 105 से अगला, 105 से अगला जस्ट नेक्स्ट जो है 6 का मल्टीपल ढूंढो कौन सा है। तो कौन सा मिल गया आपको, a की पावर 108। 108 जो है वो 6 से जाता है, तो 108 अगर 6 से जाता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर 108 डिवाइडेड बाय a की पावर 3। भाई a की पावर 105 ही बनाना है ना, फाइनली आपको a की पावर 105 बनाना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया है a की पावर 105। बट 105 को ब्रेक करके a की पावर 108 डिवाइडेड बाय a की पावर 3 लिख सकता हूं, बिकॉज a की पावर 6 आपको पता है भी। सारी चीजें a की पावर 6 में ले आओ, मतलब 6 के मल्टीपल में चीज आ गई तो इजी बन जाएगा क्वेश्चन। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सेम तरीके से ये a क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा a की पावर 108। अब a की पावर 6 पता है, 108 निकालना है, इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो a की पावर 6 की कितनी पावर करनी पड़ेगी कि 108 बन जाए, फास्ट जल्दी बताओ। इसकी पावर बन जाएगी 18, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, -1 की भी क्या बन जाएगी 18, तो -1 की इवन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 बाय a की पावर 3 प्लस a की पावर 3। इसका आंसर निकालना है, आपको पता है इसका क्या है 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो वो यहां पे पावर 205 भी दे सकता है, 300 भी दे सकता है, 305 भी दे सकता है, कोई भी वो नंबर दे सकता है। जस्ट आपको क्या करना है, उस नंबर से अगला 6 का मल्टीपल ढूंढ लो। यहां पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एंड आई एम श्योर कि ये एक ना एक टाइप आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दो आप, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल या फिर 10+2 वाला या 10th वाला, कोई भी लेवल का एग्जाम दोगे, इस दोनों टाइप में से ये वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 3 साल से ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है। a+1/a इज इक्वल टू √3। इसकी एक फॉर्म ध्यान रखना कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, a की पावर 6 इज इक्वल टू -1। इससे क्वेश्चन बनाना है, इससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेट्स सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a triangle, angle A plus angle B is equal to 70 degree, angle B plus angle C is equal to 130 degree. This is most easiest question in this series, in this chapter. तो ट्राइंगल का आपको पता है कि तीनों एंगल का सम क्या बनता है 180, यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B इज प्लस एंगल C। तो इसमें से पूछा क्या है, एंगल A निकालना है, तो एंगल B प्लस C तो पता ही है ना भाई, इजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इसका मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्यों दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ ट्रिकी, ठीक है, दिस इज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। जैसे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, और एक और चीज आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। फाइन भाई, दिस इज अ फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो इसको ओपन कर सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। इसकी वैल्यू आपको पता है, sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है आपको क्वेश्चन में, क्या दिया है 4। तो यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा क्या मिल गया आपको 1/4। फाइन, तो यहाँ पे आ गया 1/4। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को प्लस कर देता हूं, मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4 पता है, और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या पता है 1/4। तो इसको प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4। भाई क्वेश्चन बन चुका है। तो यहां से tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, 2 sec थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4 16 और 1 17। तो यहां पे आ जाएगा 17/4, और sec थीटा क्या मिल जाएगा 17/8। भाई ये वाला 2 यहां पे चला जाएगा, तो sec थीटा 17/8 है, तो cos थीटा की वैल्यू पूछी, आंसर क्या मिल गया 8/17 इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एल्जेब्रा हो गया या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया,
इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, आप दोनों क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर सकते हो। तो एवरी क्वेश्चन इज अ न्यू, एवरी क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट ट्रिक टू सॉल्व इट। तो वो एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो मैं पहले भी आपको सब जो है ये चीज बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो चाहे किसी भी एसएससी एग्जाम में आए हो, वो एक एक क्वेश्चन आपको सीखना है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा गया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यानी कि टच एक्सटर्नली एट P. So let's suppose this is a point P, ठीक है। QR is a common tangent, तो common tangent ऊपर से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई Q और यहाँ पे आ गया R of a circle touching the circle at Q and R, then measure of QPR। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, you need to find this angle, ठीक है। यहां से एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। लेट सपोज ये 90 डिग्री है और ये एक पॉइंट है O, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया P पे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं। भाई सर्कल की एक थ्योरम होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी अगर दो टेंजेंट अगर आप डालते हो सर्कल पे, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर है। तो इसी तरीके से ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये एक सर्कल मान लेते हैं, QO इज अ टेंजेंट एंड PO इज अ टेंजेंट। तो ये दोनों टेंजेंट बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट बराबर हैं इस वाले ट्राइंगल की, ये दोनों साइड बराबर हैं। तो दो साइड बराबर होती हैं तो कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो जो साइड बराबर है उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। अभी 180 टोटल था, जिसमें से 90 तो यहां पे मिल चुका है, 90 यहां पे मिल चुका है, तो बचा है 90। 90 को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये कितने का बन जाएगा? 45 का। और ये भी कितने का बन जाएगा? 45 का। सेम चीज आपको यहां पे मिल जाएगी, ये भी 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का, दोनों को प्लस कर दोगे 45 45 क्या बन गया? QPR। तो आंसर इज 90 डिग्री इज द राइट आंसर। फाइन, लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन अ ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, यानी कि ये A है, ये B है, ये C है। D and E आर द पॉइंट्स आर ऑन द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। यानी कि AB पे एक पॉइंट है D और AC पे एक पॉइंट है E, ठीक है। इन दोनों को मैं ज्वाइन करा देता हूं सच दैट D इज पैरेलल टू BC, यानी कि DE जो है पैरेलल है BC के। अब अगर पैरेलल मिल चुकी है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन चुके हैं। दिस इज अ थ्योरम। अगर DE जो है पैरेलल है BC के, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर है। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसके बाद देखते हैं AD बाय BD, यानी कि AD बाय BD आपको 3/5 दिया है, यानी कि AD जो है वो 3 है, मान लेते हैं। ये जस्ट रेशो आपको दी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 साइड है, इसको मान लेते हैं कि ये 3 है और BD जो है वो 5 है। इफ AC अगर 4 है तो AE की वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, तो यहां पे AE की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो भी बराबर रहेगी। तो AE अगर x है तो EC क्या बन जाएगा? EC की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे AC आपको 4 दिया ही है, AE जो है x मान लेते हैं। तो यहाँ पे AD आपको पता है 3 है और AB आपको क्या पता चल गया? 5 और 3 क्या आ गया? 8। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 8 हम कर सकते हैं, बिकॉज जो ट्राइंगल जो सिमिलर है वो कौन कौन से हैं? ADE है और ABC है। तो ABC की AB अगर मैं कंप्लीट लेता हूं तो 5 + 3 क्या बनेगा? 8। AD की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 3 है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ABC की कौन सी है? 8 है। तो यहाँ पे 3/8 इज इक्वल टू, इसको इक्वल कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगी, x डिवाइडेड बाय 4। तो ये कट जाएगा 2 पे, तो 3/2, x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2, 1.5 शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो दिस इज जस्ट अ वन टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 997, 998, 999 दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले दो के भाई डिफरेंस की वैल्यूज निकाल लो, मतलब x - y, x - z, y - z, ठीक है। तो x - y क्या मिल गया? 997 - 998 इज व्हाट? -1। इसके बाद x - z निकाल लेते हैं। x - z क्या मिल जाएगा? 997 - 999 क्या आ गया? -2।
इसी तरीके से y माइनस जेड अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा -1 998 माइनस 10,999, ठीक है। तो यहां पे देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, ये जो अंदर वाली चीज है जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज वी नीड टू मेक सम फॉर्मूलाज, ठीक है। मेरे को एक फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा तभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब मैं 2 बारी x स्क्वायर बन चुका है ना। x स्क्वायर की एक वैल्यू नहीं है, x स्क्वायर की 2 वैल्यूज है, 2x स्क्वायर आ गया। यहां पे क्या मिल जाएगा, 2y स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा 2z स्क्वायर, ठीक है। -2xy माइनस 2yz देन -2zx, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि हाउ टू मेक द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहां पे हाफ तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां पे यानी कि 2x स्क्वायर है आपके पास भाई। अब चीज आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या ये चीज आपके पास है, ढूंढो। -2xy मिल गया। एक्स स्क्वायर, ये जो 2x स्क्वायर पड़े हैं इसमें से एक निकाल लेते हैं, 2y स्क्वायर पड़े हैं इसमें से एक निकाल लेते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला तो तैयार है। तो मैं यहां पे एक एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर और -2xy यूज करके मैं क्या बना सकता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या ये वाली चीज आपके पास है, x माइनस जेड का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो यहां भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा, और यहां भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस जेड का अगर होल स्क्वायर करते हो तो वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए, एक आपको चाहिएगा x स्क्वायर, एक आपको चाहिएगा z स्क्वायर और एक आपको चाहिएगा माइनस एक्स जेड। तो -2xz आपको मिल चुका है, ओके। ये जा चुका था, एक एक्स स्क्वायर मैंने इसमें यूज कर लिया था, एक एक्स स्क्वायर मैं इसमें यूज कर लेता हूं, तो यहां पे भी ये नई चीज बन जाएगी, x माइनस जेड का होल स्क्वायर मैं इसको बोल सकता हूं। यहां पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा बचा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो यहां पे भी स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। y माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी कि एक y पड़ा था हमारे पास और एक पड़ा था z, तो इसका एक एक यूज करके, और यहां पे ये -2yz पड़ा है, तो ये भी फॉर्मूला मेरे आपके पास मिल चुका है, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज आपको लगानी है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या था, -1 का होल स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 1। x माइनस जेड क्या था, -2, तो -2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 4। y माइनस जेड क्या था, -1 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 1। तो यहां पे 4 + 2 6 का हाफ, यानी कि आंसर इज व्हाट, 3, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने जैसा कहा था कि अलजेब्रा में दिस इज द फिक्स वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ये इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है, इसके अलावा किसी और तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। 16 वुमेन, जहां पे वुमेन और मैन मिल गए, ठीक है। मैं एक सीधा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं, जहां पे वुमेन और मैन मिल गए, यू नीड टू फाइंड द रेशो। एक वुमेन से टोटल वर्क निकाल लो, एक मैन से टोटल वर्क निकाल लो, दोनों को इक्वेट करके वुमेन और मैन के एफिशिएंसीज में रेशो निकाल दो, डेट्स ऑल। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो यहां पे आ जाएगा 16 × W। एक वुमेन W काम करती है एक दिन में, इसको मान लेते हैं। यहां पे आ जाएगा, ये आ गया टोटल वर्क फ्रॉम द वुमेन साइड। इसी तरीके से मेन साइड से टोटल वर्क निकाल लेंगे, ×m × 8, ठीक है। तो 12 से 12 यहां से कट गया, ये 2 पे, यानी कि W/m क्या आ जाएगा, 1:2, यानी कि 1:2 की रेशो आ चुकी है। एक वुमेन अगर एक काम करती है तो एक मैन जो है वो 2 काम करेगा एक दिन में। अब यहां से टोटल वर्क आपको निकालना है, दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, रेशो एक बार मिल चुकी है तो कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैं टाइम एंड वर्क का जो वीडियो है उसमें भी यही आपसे बार बार कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि यू जस्ट नीड टू फाइंड द रेशो निकाल दो, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। यहाँ पे टोटल वर्क निकालोगे तो W की वैल्यू चाहे इसमें डाल दो या M की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। M की वैल्यू डालोगे तो 12 × 2 × 8, ठीक है। इसके बाद तो यहां से टोटल आ जाएगा 192, यानी कि 192 चेयर्स हैं।
अब उन चेयर्स को कैसे बनाया जा रहा है, 16 men started working and after 3 days, ठीक है, 16 men started working after 3 days, यानी कि 3 दिन के बाद जो भी हुआ है वो 3 दिन के बाद हुआ है, यानी कि 3 दिन तक तो 16 आदमियों ने काम करा है। 16 men, एक आदमी 2 चेयर बना सकता है और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से, ठीक है। इसके बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए तो बचे हैं 6, 10 लेफ्ट एंड 4 वुमेन जॉइन देम, यानी कि अभी बचे हैं 6, तो यहां तक काम हो चुका है, ठीक है। तो यहां तक जो है काम हो चुका है 16 × 6 यानी कि 96 चेयर्स तो बन चुकी हैं, 96 चेयर्स जो है बन चुकी है। इसके बाद देखते हैं 10 men लेफ्ट, यानी कि बचे हैं अब 6, तो 6 जो है एक दिन में काम कर देंगे 12 एंड 4 वुमेन जॉइन देम, ठीक है, 4 जो है वुमेन जॉइन देम, यानी कि 4 वुमेन ने जो है ज्वाइन करा है, एक वुमेन एक चेयर बनाती है एक दिन में, मल्टीप्लाई 4, यानी कि 6 दूनी 12 प्लस 4 क्या हो गया 16, यानी कि अब जो है एक दिन में कितनी चेयर बन रही है 16। 96 बन चुकी थी, बनानी थी 192, तो 192 में से 96 बना चुके हैं, तो बची कितनी है 96, तो 96 चेयर बनानी है एक दिन में। ये जो हिसाब किताब है, यानी कि 10 men लेफ्ट एंड 4 वुमेन ज्वाइन, तो ये जो हिसाब किताब है ये एक दिन में 16 चेयर बना सकते हैं, 16 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 days more। हाउ मेनी डेज विल इट देम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, आंसर इज 6 days। फाइन गाइस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, एन एलिफेंट ऑफ लेंथ 4 मीटर, यानी कि 4 मीटर लंबा एक हाथी है, इज एट वन कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर केज, यानी कि एक रेक्टेंगुलर केज है जिसके कोने पे हाथी खड़ा है, यानी कि इस तरीके से वो खड़ा है। ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। ये 30 मीटर, 16 मीटर, 30 मीटर, देन 16 मीटर, ठीक है। इफ एलिफेंट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, यानी कि एलिफेंट का भी एक चीज ध्यान देना, एलिफेंट का फेस यहां पर है और यहां से लेके यहां तक, यानी कि जो उसकी टेल है, तो टेल तक जो उसकी लंबाई है वो कितनी है, 4 मीटर की है, यानी कि वो अगर फेस उसका डायगोनल पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डायगोनल पे पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि उसकी टेल डायगोनल तक आपको पहुंचानी है, उसका फेस जस्ट आपको डायगोनल पे टच कराना है, जो अपोजिट वाला डायगोनल है, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल की एक लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, तो लेंथ 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 1156, तो 1156 किसका रूट बन चुका है 34 का, तो यहां पे लेंथ क्या बन गई 34, यानी कि टोटल लेंथ डायगोनल टू डायगोनल, यानी कि दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो लेंथ है वो क्या है 34 मीटर है। 34 मीटर में से 4 मीटर का हाथी जो है खुद है, यानी कि 34 मीटर लेंथ है, 34 मीटर उसको चलना नहीं है, अभी 34 मीटर लेंथ है डायगोनल की, 34 मीटर में से 4 मीटर का वो खुद है, तो उसको चलना कितना है, उसको चलना 30 मीटर है। भाई चीज समझना, यहां पे जो है यहां पे एक मतलब ट्रिक, थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया है। यहां पे टोटल जो उसकी लेंथ है वो 34 मीटर की है, जिसमें से 4 मीटर का खुद हाथी है, तो उसको चलना 30 मीटर है, यानी कि उसका फेस अगर दूसरे डायगोनल तक पहुंच जाता है तो वो भी डायगोनल तक पहुंच चुका है, उसने टच कर दिया है, यानी कि 30 मीटर उसने कवर करा 15 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या बन जाएगी 2 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इसको 34 काउंट करोगे तो गलत बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसको 34 काउंट मत करार देना, यहां पे उसका फेस जो है डायगोनल तक पहुंचाना है, ठीक है। ओके गाइस, वन मोर, अ शॉपकीपर अलाउज अ रिबेट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस पे रिबेट इज लाइक अ डिस्काउंट, यानी कि रिबेट जो है इज लाइक अ डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, 12% का डिस्काउंट देता है, सच दैट द सेलिंग प्राइस इज ₹440, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 440 बन जाता है, देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के बजाय यूज द ऑप्शन, ऑप्शन में अच्छे से यूज कर सकता हूं। एक चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, अगर मैं यहां पे देखते ही 500 उठाता हूं तो 500 का 12% क्या बन गया अभी 60, 12 पंजे क्या बन गया 60, तो यहां से आपको लिंक अप करना है, 12 पंजे 60 बन गया, 500 में से 60 घटाया, आंसर क्या बन गया 440। अगर मैं 490 का 12% निकालूंगा तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं आएगा, इट विल बी इन द डेसिमल्स। 600 का 12% निकालोगे, 12 छिंग क्या बन गया 72, 600 में से 72 माइनस करोगे 440 नहीं आएगा। 550 का 12% निकालोगे, इट विल बी इन द पॉइंट्स, यानी कि डेसिमल्स में आएगा। तो यहां पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है वो थर्ड और सेकंड ऑप्शन में आ सकती है।
थर्ड से नहीं बन रहा है तो आंसर क्या बन गया? अभी सेकंड से क्रॉस चेक कर लो, आंसर क्या मिलेगा? 440 इज द राइट आंसर। फाइन। तो यहां पे जो है ऑप्शंस भी यूज करना सीखो कि किस तरीके से मैं ऑप्शंस का यूज कर सकता हूं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। then 40 men can complete a work in 18 days। अब यहां पे जो है मेन वुमेन या बॉयज नहीं दिए हैं, तो एक मैन की कुछ भी आप एफिशिएंसी अज्यूम कर जो है भी ना कर सकते हो। लेट सपोज मान लेते हैं कि वो एक चेयर बनाता है एक दिन में। ठीक है, तो टोटल चेयर्स बन जाएंगी 40 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 18। 8 days आफ्टर द स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर, यानी कि 8 दिन के बाद। तो 8 दिन के बाद यानी कि 8 दिन के बाद क्या हुआ? 10 मोर मैन जॉइंड देम, यानी कि 8 दिन तक तो 40 बंदों ने काम करा है एक की एफिशिएंसी से, यानी कि एक के हिसाब से 8 बंदों ने 40 बंदों ने 8 दिन तक काम करा है। 8 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1, इतना काम तो हो चुका है, इतना काम हो चुका है। अब बाकी का बचा जो काम है वो किसको करना है? 10 बंदे और आ चुके हैं, यानी कि पहले 40 थे, अब 10 और आगे तो बन गए 50। तो 50 कितने दिन में उस काम को, जो बचा हुआ काम था, वो खत्म कर देंगे एक की एफिशिएंसी से। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई 1। तो ये कट गया, यहां से आ जाएगा 8। तो डी की वैल्यू इज इक्वल टू 8 इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ओके गाइस, वन मोर क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज बिट हार्ड, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग जो है यूज करना पड़ेगा। ओके, एक बार स्टार्ट करते हैं। एक इनलेट पाइप है, यानी कि जो पानी भरता है, यानी कि जो टैंक के अंदर पानी पंप करता है, वो जो है 12 घंटे लेता है खाली टैंक को भरने के लिए। एक आउटलेट पाइप है जो पानी को बाहर निकालता है, यानी कि वो 8 घंटे में भरा हुआ टैंक को खाली कर सकता है। ये इसकी एफिशिएंसी है, यानी कि इसका टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 24। यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि ए जो है वो 2 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर अंदर पंप कर सकता है। इसी तरीके से जो बी है, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3 लीटर पानी वो अंदर से बाहर निकाल सकता है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला? इफ देयर आर 9 इनलेट पाइप, यानी कि एक जो है 9 इनलेट पाइप एंड फुल टैंक गेट्स एम्प्टीड इन 2 आवर्स, यानी कि एक भरा हुआ जो टैंक है वो खाली हो जाता है बावजूद इसके कि 9 इनलेट पाइप चल रहे हैं। ठीक है, एक चीज यहां से आपको समझ में आ चुकी है कि कुछ आउटलेट पाइप भी हैं, तो हाउ मेनी आउटलेट पाइप्स आर देयर? कुछ आउटलेट पाइप भी हैं, तो कितने आउटलेट पाइप हैं वो ही आपको निकालना है। यानी कि इनलेट पाइप भी चल रहे हैं, कुछ आउटलेट पाइप भी चल रहे हैं, और 2 घंटे के अंदर जो भरा हुआ टैंक है वो खाली हो जाता है, यानी कि 24 लीटर पानी जो है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि टैंक की जो कैपेसिटी थी क्या थी? 24 थी। तो 24 लीटर पानी को खाली करने के लिए 2 घंटे ले रहा है, मतलब हर एक घंटे में 12 लीटर पानी बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक घंटे में 12 लीटर पानी जो है वो बाहर जा रहा है। अब इसके बाद जो दिमाग आपको लगाना है वो क्या लगाना है? भी 9 इनलेट पाइप है, यानी कि एक इनलेट पाइप जो है 2 लीटर पानी अंदर पंप कर सकता है 1 घंटे के अंदर। तो 9 कितने कर रहे होंगे? 18 लीटर पानी तो अंदर पंप हो रहा है, बट आपको यहां पे क्या चाहिए कि 12 लीटर बाहर जाना चाहिए, तभी तो 2 घंटे के अंदर भरा हुआ टैंक को आप खाली कर पाओगे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि 18 लीटर पानी अंदर पहुंच रहा है, बट मेरे को 12 लीटर पानी जो है बाहर निकालना है, यानी कि माइनस में चीज लानी है। तो 18 तो ये अंदर जा ही रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए -18 करना पड़ेगा। एक चीज तो पक्की है, यानी कि इसको काउंटर करने के लिए जो 18 आ रहा है, जो जितना आ रहा है उसको बाहर निकालने के लिए 18 लीटर मेरे को हर एक घंटे में कम करना पड़ेगा। और अगर 2 घंटे में टैंक खाली भी करना है तो एक्स्ट्रा 12 लीटर भी जो है बाहर निकालना पड़ेगा हर एक घंटे में। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि +18 तो हो ही रहा है, यहां पे आपको -30 लीटर करना है 1 घंटे के अंदर। एक जो आउटलेट पाइप है, जो एक आउटलेट पाइप है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। तो 30 लीटर निकालने के लिए कितने आउटलेट पाइप चाहिए? आंसर क्या बन गया? 10 पाइप्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी कहां पे था? वो यहां पे था, यानी कि अगर मेरे को 1 घंटे में 12 लीटर बाहर पहुंचाना है और 18 उसमें ऑलरेडी पंप हो रहा है, 18 पंप हुआ, सबसे पहले तो वो 18 बाहर निकालना पड़ेगा और उसके अलावा 12 और बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल आपको 30 बाहर निकालना है।
एक आउटलेट पाइप 3 लीटर बाहर निकाल सकता है, 30 निकालने के लिए 10 चाहिए। आंसर क्या हो गया? 10 आउटलेट पाइप्स आर रिक्वायर्ड। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, तो जानबूझ के इसलिए कभी भी अगर जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें अगर न्यूमेरिकल आपको ऑप्शंस दिए हैं, जैसे 0 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, देन -2 दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ऑप्शन दिए हैं, तो यहां पे आप कोई भी एंगल पुट कर सकते हो, आंसर आपको बराबर मिलेगा। यहाँ पे जैसे ए उसने दिया है ना, रेंज क्या दी है, 0 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए और 90 डिग्री से कम रहना चाहिए, तो सबसे अच्छा रहता है 45 ले लो, इसको 45 डिग्री मान लेते हैं। 10 45 क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरीके से जो cot 45 होता है क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे sec 45 क्या होता है? √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 2, देन मल्टीप्लाई। यहाँ पे ध्यान देना भी, यहाँ पे सिंबल प्लस का नहीं है, देन मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई। देन cosec क्या होता है? √2 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 2, तो यहाँ पे हो गया 2 - 4, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज -2। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। एक बार लास्ट क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। फ्रॉम एन एरोप्लेन, यानी कि एक एरोप्लेन है, लेट्स सपोज वो यहाँ पर है, जस्ट ओवर अ रिवर, यानी कि रिवर एक बह रही है इस तरीके से, यानी कि ऐसे बह रही है, ठीक है। दिस इज द विड्थ, जो रिवर की विड्थ है वो ये है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 2 पाल्म ट्रीज, ओके, तो पाल्म ट्रीज ले लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक यहाँ पर है ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि 2 अपोजिट साइड पर है, एक रिवर के यहाँ पर है, एक रिवर के यहाँ पर है, तो रिवर के यहाँ पे ये आ गया, एक रिवर के यहाँ पे ये आ गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये वाले एंगल जो है वो क्या दिए हैं? 60 and 30, ठीक है। Now this is something like the dancing doll, no, कुछ डांसिंग डोल सी बन गई है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे जो है 30 डिग्री आ जाएगा। इफ द ब्रेथ ऑफ द रिवर इज 400 मीटर्स, तो यहाँ पे 400 मीटर्स आपको दिया गया है। देन द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द रिवर एट दैट इंस्टेंट इज, यानी कि आपको हाइट निकालनी है तो ये वाली चीज आपको निकालनी है, तो यहाँ पे 90 डिग्री मान लेते हैं, तो दिस इज व्हाट? दिस इज h, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे जो है ये 30 है, तो ये क्या बन जाएगा? 60, और यहाँ पे ये 60 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30, ठीक है। तो इसको x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की साइड क्या हो जाएगी? 400 - x, एंड दिस इज व्हाट? x। तो 30 के सामने अगर x है, ट्राइंगल की रेशो जो मैंने कराई थी, 30 के सामने अगर x है, तो 60 के सामने क्या मिलेगा आपको? √3x, यानी कि h की एक वैल्यू क्या मिल गई आपको? √3x, ठीक है। इसी तरीके से अगर 30 के सामने जो है, 30 के सामने h है, ठीक है, यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 30 के सामने जो है इसको क्या मान लेते हैं? 30 के सामने इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल में जो है क्या मिल चुका है आपको? 30 के सामने x है, तो 60 के सामने क्या आ जाएगा? √3x, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं? √3x, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो इसकी है, h की वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको? √3x, ठीक है। तो यहाँ पे √3x है। अब 30 के सामने का √3x है, तो 60 के सामने क्या मिलना चाहिए आपको? 3x, क्योंकि जो 30 के सामने वाली वैल्यू होती है, ठीक है, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं, आपको रेशोज एक बार ही बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे 90 है, इसको 30 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 60। तो 30 के सामने अगर x है, तो 60 के सामने आपको √3x मिलेगा, और 90 के सामने आपको 2x मिलेगा। ये चीजें याद करने वाली है, जो हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा, यानी कि सारी की सारी जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो मैं इसी से कराता हूं। एक भी आपको tan थीटा या sin थीटा या cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट नीड टू लर्न दिस वैल्यू। तो 30 के सामने वाली साइड अगर x है, तो 60 के सामने वाली साइड में कैसे निकाल सकता हूं? जो भी 30 के सामने वाली साइड है उसको अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60 के सामने वाली साइड आपको मिल जाती है। ये है इसका फंडा। तो इस वाले ट्राइंगल से आपको h की वैल्यू क्या मिल गई? √3x। अब इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में, जब इस वाले ट्राइंगल में आओगे तो यहां पे 30 के सामने क्या है? √3x। तो 30 के सामने √3x है, तो इस वाले 60 के सामने वाली साइड क्या मिलेगी? √3x को मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? √3 से, तो क्या मिलना चाहिए? 3x।
ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये ट्राइंगल अलग है और ये ट्राइंगल अलग है। यहाँ पे 30 के सामने x था, यहाँ पे 30 के सामने x था तो इसलिए 60 के सामने √3x बना दिया था। यहाँ पे 30 के सामने √3x है तो 60 के सामने √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 3x। तो 3x किसके बराबर रख सकते हैं? 400 माइनस x। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो जो h निकाली थी हमने वो क्या थी? √3x। तो 100√3 शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन जो है किस फॉर्म में दिए हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए हैं, यानी कि रूट सॉल्व करना पड़ेगा। √3 बोला है उसने 1.732, तो मल्टीप्लाई करोगे 1.732 से तो आंसर क्या आ जाएगा? 173.2। तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको कराए हैं। 25 क्वेश्चंस में मैं मतलब 100% नहीं तो 60% मान के चल रहा हूं कि पेपर जो है वो इसी तरीके का बनना चाहिए। सारे चैप्टर्स से वो कुछ क्वेश्चन लेगा, बट ज्यादातर क्वेश्चन शुड बी एडवांस, यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादातर एग्जाम में आ सकते हैं आपके। एंड गाइस, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट्स में डालना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट सॉल्व हो। ओके।